जो सी और सी प्लस प्लस में डिफरेंस है वो आता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से। तो अगर मैं यहाँ पे एक सिंपल फंक्शन बनाता हूँ कि हैश इंक्लूड stdio डॉट एच, ठीक है, हैश इंक्लूड conio डॉट एच, ठीक है, एक सिंपल सा प्रोग्राम बना रहा हूँ जैसा अपन ने पहले बनाया था वही बना रहा हूँ। यहाँ से अपन डिफरेंस समझेंगे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सी एंड सी प्लस प्लस। मैंने क्या किया, यहाँ पे इंट ए कोमा बी दो वेरिएबल लिए, प्रिंटफ लिखा, ठीक है, बोला मैंने एंटर वैल्यूज, ठीक है ना, सिंपल सा स्कैनफ करा दिया मैंने, %d पर्सन ए कोमा %b। ये हम जैसे जी सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं वैसे ये मैंने प्रोग्राम बना दिया और यहीं पे मैंने प्रिंटफ करा दिया इसका रिजल्ट सम इक्वल टू %d, कैसे आएगा, a प्लस बी। इसको चाहे तो हम c इक्वल टू a प्लस बी करके यहाँ पे c भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो एक सिंपल सा प्रोग्राम मैंने यहाँ पे बताया आपको कि हम कैसे एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, अभी जो हमने इसको यूज किया ये कोर प्रोग्राम है। कोर प्रोग्राम का मतलब आपका, जैसे मैंने a और b डिक्लेयर किया तो a किसी एक जगह डिक्लेयर होगा, ठीक है ना। तो a मान लो कि a यहाँ पर डिक्लेयर हुआ है, ठीक है, और क्या हुआ, b यहाँ पर डिक्लेयर होगा, ठीक है। तो अलग अलग जगह आपका वेरिएबल बनेगा, मान लो a यहाँ बना है, ठीक है, और बी यहाँ बना है, क्योंकि रैंडम एलोकेशन होता है। मैंने बताया था कि अगर ए ये है और बी ये है तो ये अलग अलग जगह एलोकेट होते हैं मेमोरी के अंदर, ठीक है ना। ड्राफ्टिंग समझना है इसकी, ठीक है नहीं, मान लो ये मेमोरी है, मेमोरी में है तो अगर अपन ए डिक्लेयर किया तो मान लो ये ए नाम से कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, और ये बी नाम से कोई वेरिएबल है, ठीक है ना, ये बी नाम से कोई वेरिएबल है। तो क्या होगा, जब अब मैं डिक्लेयर करूंगा, जब मैंने ये स्टेटमेंट लिखा है, ये स्टेटमेंट लिखा है तो मेमोरी में इस तरह से डिक्लेरेशन हो जाएगा, 2 बाइट ये भी ऑक्यूपाई करेगा, 2 बाइट ये भी ऑक्यूपाई। अभी तक इसमें वैल्यू इनपुट नहीं हुई है। जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो इसमें क्या होगा, यूजर से वैल्यू मांगेगा, यूजर जो डालेगा ए और बी में जाएगा। मान लो कि यूजर ने डाला 10 तो 10 यहाँ चला गया, ठीक है। ये एक्चुअली ऊपर आ रहा है इस वजह से नहीं आ रहा है, ठीक है। तो इसमें 10 चला जाएगा और इसमें नेक्स्ट वैल्यू जो डालेंगे वो चली जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें समझना आपको सिर्फ ये है कि भाई हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में उसमें डिफरेंस क्या है। तो कोर प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि आपका जो वेरिएबल है वो अलग अलग जगह डिक्लेयर होता है। इसी का हम थोड़ा सा बड़ा करें प्रोग्राम को, मान लो कि मैं एक स्टूडेंट के लिए स्टूडेंट का रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम बना रहा हूं। तो मान लो कि स्टूडेंट के लिए मैंने क्या किया कि इसका रोल नंबर लिया, ठीक है, फिर इसका नेम लिया, ठीक है ना, नेम ले लिया मैंने, एस नेम ऑफ 20 30 वॉटेवर, ठीक है, और इसको बना दिया मैंने फ्लोट के अंदर %। ये प्रोग्राम मैंने उस समय भी बताया था, वापस बता रहा हूँ, ध्यान से समझना इसको। अब इसमें क्या कर देंगे, हम चेंज कर देंगे, क्या कर देंगे, एंटर टू वैल्यूज की जगह कर दूंगा मैं एंटर रोल नंबर नेम एंड %, ठीक है ना। यहाँ पे आ जाएगा %d, सेकंड आएगा %s और थर्ड आएगा %, ठीक है, कंट्रोल RNO %s नेम कोमा परसेंट ये है परसेंट %,
ओके, इसको ले लिया मैंने कि रोल नंबर, ठीक है, रोल नंबर स्लैश टी, नेम स्लैश टी स्लैश टी परसेंटेज, ठीक है, स्लैश एन printf परसेंट डी स्लैश टी परसेंट एस स्लैश टी परसेंट एफ, ठीक है ना। यहाँ से अपन, सॉरी 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 सॉरी, अब देखो एक चीज इसमें समझना, सी प्लस प्लस में stdio नहीं होती है, iostream डॉट एच होती है, stream डॉट एच होती है, और यहाँ पे प्रिंट एफ की जगह क्या होता है, सी आउट होता है, ठीक है ना। ये चीजें स्कैन एफ सी एन सी इन नहीं होगा, हाँ बिल्कुल, ठीक है ना। ये क्या अपन उस रिदम में चल रहे थे, इस वजह से ये चीजें ध्यान ही नहीं दिया अपना। सीन, ठीक है, सीन में अपन को इसमें ये फॉर्मेशन नहीं देना होता है, सीधा अपन को वेरिएबल नेम लिखना है, क्या है, rno एस नेम और परसेंट, परसेंट। ठीक है। और यहाँ पे वापस वही है, सी आउट, और यहाँ पे सीधा सीधा अपन को सी आउट में वापस ये चीज देनी है, सी आउट क्या है, rno स्लैश टी एस नेम स्लैश टी परसेंटेज। ओके, इस तरह से हम क्या करेंगे, एक सिंपल सा प्रोग्राम बनाया हमने कि कैसे हम एक सिंपल सा प्रोग्राम के अंदर हम एक स्टूडेंट का, अब देखो समझना है यहाँ पे, यहीं पे आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। एक हमने कोर प्रोग्राम बनाया सी प्लस प्लस में, ये अभी कोर प्रोग्रामिंग है। कैसे है कोर प्रोग्रामिंग, क्योंकि हमारा तीनों वेरिएबल अलग अलग जगह एलोकेट हो रहा है, ठीक है ना, ठीक है ना। यहाँ पे कोई एक वेरिएबल रोल नंबर डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे कोई दूसरा रोल नंबर डिक्लेयर हुआ, यहाँ पे तीसरा हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से हम क्या कर रहे हैं कि हम अलग अलग जगह पे हमारा वेरिएबल डिक्लेरेशन परफॉर्म हो रहा है, ठीक है ना। इसको इस तरह से समझो कि मान लो ये पूरी मेमोरी है, तो हमारे क्या होगा कि 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, 3 वेरिएबल कौन कौन से हुए, इसको इस तरह से समझिए अपन कि मान लो परसेंट इसने यहाँ पर 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए, रोल नंबर, ठीक है ना, और नेम और परसेंटेज, ठीक है ना। ये तीनों वेरिएबल है, इन तीनों वेरिएबल के नाम क्या है, एस नेम इसका नाम है मेरा रोल नंबर, सर राइट क्लिक करके ऊपर टेक्स्ट पर क्लिक करो इसमें। है ना। ये मेरा बन गया पहला वेरिएबल, है ना, ये बन गया दूसरा, ठीक है ना, ये बन गया मेरा तीसरा वेरिएबल, ठीक है। अब क्या है, ये है मेरा रोल नंबर मान लो, rno नाम से ये वेरिएबल बना, ठीक है। ये बन गया मेरा एस नेम नाम से, ये बन गया मेरा
नेम नाम से, और ये बन गया मेरा परसेंटेज नाम से। ये 3 वेरिएबल डिक्लेयर हुए हैं मेमोरी में इस प्रोग्राम की वजह से, ठीक है ना। इस तरह से ये क्या होगा, रैंडम एलोकेशन करेगा और तीनों वेरिएबल को अलग अलग जगह रखेगा। ये तो हुआ एक रिकॉर्ड की बात। अब मैं अगर ऐसे 50 स्टूडेंट का अगर रिकॉर्ड सेव करना चाहूं तो मेरे को कितने वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे? 150, 150। 150 क्यों? क्योंकि अगर एक रोल नंबर, एक स्टूडेंट के एक रोल नंबर के लिए एक वेरिएबल चाहिए मेरे को, तो 50 के लिए 50 वेरिएबल ये चाहिए, फिर 50 वेरिएबल नेम के लिए चाहिए और 50 वेरिएबल परसेंटेज के लिए चाहिए। तो तीनों वेरिएबल मेरे को, अब तो ऐसे मेरे को 150 वेरिएबल डिक्लेयर करने पड़ेंगे, और 150 वेरिएबल किसमें, मेमोरी में रैंडम एलोकेशन होगा उनका, ठीक है ना। तो मैंने जब अपन एक क्लास में डिस्कस किया था कि रैंडम एलोकेशन और सीक्वेंस कंटिन्यूअस एलोकेशन में क्या डिफरेंस है। तो कंटिन्यूअस एलोकेशन होता है अपना एरे से, ठीक है ना। तो एक सॉल्यूशन तो ये हो सकता है कि मैं इसका एरे बना दूं 50 का, ठीक है, इसका भी एरे बना दूं मैं 50 का, ठीक है, इसका भी एरे बना दूं 50 का। तो इससे क्या होगा कि हमें 150 वेरिएबल की जगह, वेरिएबल तो 3 ही डिक्लेयर करने हैं, लेकिन उनकी कैपेसिटी को मैंने इंक्रीज कर दिया। रोल नंबर जहां एक ही वैल्यू सेव कर रहा था, वहां पे रोल नंबर 50 वैल्यू सेव करने लग जाएगा। तो 50 रोल नंबर यहाँ सेव हो गए, 50 नेम यहाँ सेव हो गए, 50 परसेंटेज यहाँ पर सेव हो गए, ठीक है ना। तो एक सोल्यूशन तो अपन ने कर दिया कि जहां हमें 150 वेरिएबल डिक्लेयर करने थे, वहां पे 3 ही वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं। तो मैंने इनकी कैपेसिटी को इंक्रीज कर दिया। तो क्या हो जाएगा कि अब जो ये रोल नंबर बनेगा, ठीक है ना, तो ये रोल नंबर बनेगा तो ये कितनी कैपेसिटी का हो जाएगा, 50 की कैपेसिटी का हो जाएगा, ठीक है ना। तो अपन इसको इस तरह से समझेंगे कि मैं इनको डिलीट कर देता हूं, तो भी मैंने डिलीट कर दिया। अब मान लो रोल नंबर बनेगा तो कैसे बनेगा कि 50 का एरे बनेगा, ठीक है। इंसर्ट में गया मैं, टेबल से मैं इसको डिनोट कर देता हूं। सर आपकी स्क्रीन नजर नहीं आ रही सर। हेलो हाँ हेलो हाँ, सर, स्क्रीन नजर नहीं आ रही। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है? नहीं सर। डिस्कनेक्ट हो गया था सर। डिस्कनेक्ट तो हुआ था, लेकिन वापस रिकवर हुआ है कनेक्शन तो, लेकिन अभी भी नहीं दिख रही क्या? आप दिख रही है। नाउ जियो मीट यूज कर लो सर, वो बढ़िया रहेगा। हाँ सर, अब दिख रही है। लेकिन आज ये लास्ट क्लास पे फिनिश करते हैं, बाद में जियो मीट यूज करेंगे। चलो, याद ही नहीं आया पहले, बाकी जियो मीट डाल देता मैं। ठीक है, तो क्या होगा कि ये पूरा रोल नंबर का, तो ये RNO का पूरा एक एरे बन गया, ठीक है। इसी तरह से एस नेम का भी ऐसा एरे बन जाएगा और परसेंटेज का भी ऐसे एरे बन जाएगा। ये मान लो अभी तो अपन 10 से समझ रहे हैं, लेकिन ये 50 का भी बन सकता है। अपन ने 50 का डिक्लेयर किया तो 50 का बनेगा। तो इससे क्या हो जाएगा हमारा कि हम जहां पर 50 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते, 50 अलग अलग वेरिएबल डिक्लेयर करते, वहां पे हमने एक ही वेरिएबल के साथ में 50 वैल्यू एसोसिएट कर दी। लेकिन अभी भी क्या है कि ये रोल नंबर अलग है, ठीक है ना, ये एस नेम अलग हो जाएगा और यहाँ पर परसेंटेज भी अलग रहेगा, ठीक है ना। अब हो सकता है कि हमने फर्स्ट लोकेशन पर रोल नंबर जो है वो फर्स्ट स्टूडेंट का डाला हो, लेकिन ये जरूरी नहीं कि हम एस नेम में फर्स्ट पोजीशन पे फर्स्ट स्टूडेंट का ही रोल नंबर डालेंगे, वहां पे किसी दूसरे का भी रोल नंबर डाल सकते हैं और ऐसी गलती हो सकती है। इसीलिए क्या करना पड़ता है कि हमें, हमारा मेन ऑब्जेक्टिव है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड का, वो क्या है, वो ये है कि अगर, सुनना ध्यान से, अगर आपके कोई वेरिएबल्स, आपके जो वेरिएबल्स हैं वो किसी एक पर्टिकुलर एंटिटी या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड हैं, वो किसी एक एंटिटी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या किसी एक ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो आप उनको एक साथ बंच कर सकते हो, एक साथ इकट्ठे रख सकते हो, ठीक है ना।
तो इसी कॉन्सेप्ट को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि हमें वेरिएबल तो हमने अलग अलग डिक्लेयर किए, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, इन तीनों वेरिएबल को एक साथ एसोसिएट रख सकते हैं, यानी कि एक साथ एक ही ब्लॉक में रख सकते हैं। अभी तो ये अलग अलग ब्लॉक में जा रहे हैं, अभी तो रैंडम एलोकेशन हो रहा है, तो अलग अलग जगह डिक्लेयर हो रहे हैं, लेकिन हम चाहें तो इन तीनों वेरिएबल को एक साथ एक ही ऑब्जेक्ट के अंदर, यानी कि एक ही ब्लॉक के अंदर रख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को ही हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट। तो इसको करने के लिए हमारे पास सी में जो तरीका था वो था स्ट्रक्चर, और हमारे सी प्लस में जो तरीका है वो है क्लास। तो क्लास को बनाने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से समझना, यहीं से आपका मेन ऑब्जेक्टिव शुरू होता है, यहीं से आपकी मेन क्लास शुरू होगी, ठीक है ना। तो जब हमें पहले हमने पढ़ा था कि जब हमें हमें कोई एक वैल्यू सेव करनी, तो हमें एक वेरिएबल डिक्लेयर करना है, दो वैल्यू सेव करनी, दो वेरिएबल डिक्लेयर करने हैं, ठीक है ना। प्लस हमें उसकी डेटा टाइप भी देनी पड़ती है कि भाई वो वैल्यू इंटीजर टाइप की है कि फ्लोट टाइप की है, ठीक है। अब मान लो मल्टीपल वैल्यू को एक साथ रखना है हमें, तो हमने एरे का कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि आप मल्टीपल वैल्यू को एक ही साथ में एक ही वेरिएबल में सेव कर सकते हो, लेकिन वो होगी एक ही टाइप की। अब इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट आता है जिसको अपन यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बोलते हैं, तो उसमें ये कॉन्सेप्ट है कि आप मल्टीपल टाइप की मल्टीपल वैल्यू को एक साथ एक ही ब्लॉक में रख सकते हो, ठीक है ना। इसी कॉन्सेप्ट को हम क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि अगर मेरे को इन तीनों वेरिएबल को एक साथ रखना है, तो या तो मेरे को स्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा या मेरे को क्लास यूज करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को सपोर्ट करता है आपका स्ट्रक्चर और क्लास। स्ट्रक्चर हमने सी प्रोग्रामिंग के अंदर पढ़ा था, तो उसमें क्या था कि हम स्ट्रक्ट नाम से, स्ट्रक्ट कीवर्ड से कोई स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है ना, फिर उसको एरो साइन से या डॉट साइन से उसको हम बाद में उन वेरिएबल्स को एक्सेस करते थे। लेकिन दिक्कत क्या थी कि उस पर हम बाकी के जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स हैं, एब्स्ट्रैक्शन, पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है ना, इनहेरिटेंस, ये सारी चीजें अप्लाई नहीं कर सकते थे। तो ये सारी चीजें अप्लाई करने के लिए सी प्लस प्लस में ये एडवांसमेंट दिया गया कि आप क्लास बनाओ, ठीक है ना। तो क्लास बनाने के लिए जो कीवर्ड काम आता है वो है क्लास, व्हाइट कलर में आइए देख लो, ठीक है। उसके बाद में आपने जो क्लास का नाम देना है वो नाम दे दिया आपने स्टूडेंट। फिर यहाँ पर आपको जितने वेरिएबल इस क्लास के लिए चाहिए, यानी कि क्लास बनाई मैंने स्टूडेंट, तो स्टूडेंट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है। किस कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि पढ़ने वाले जो इंसान होते हैं वो स्टूडेंट्स होते हैं, ठीक है ना। तो पढ़ने वाले जितने भी होंगे उनका डेटा भी अलग तरह का होगा एक नॉर्मल इंसान से। एक नॉर्मल इंसान का डेटा क्या होता है कि उसका बर्थ डेट होता है, उसका नाम होता है, उसका एड्रेस होता है, उसका आधार नंबर होता है, ये एक नॉर्मल इंसान का है। लेकिन स्टूडेंट का क्या हो जाएगा, ये चारों चीजें तो होगी, साथ में उसका क्लास होगी, उसका स्कूल नेम होगा, उसका रोल नंबर होगा, उसके परसेंटेज होंगे, उसके डिवीजन होगा। तो हम क्या कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर कैटेगरी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब स्टूडेंट नाम से जो कैटेगरी बनेगी, तो उसमें जो जो काम में आने वाली प्रॉपर्टीज हैं, जो जो काम में आने वाला डेटा है, उसके लिए वेरिएबल हम यहाँ पर डिक्लेयर करेंगे। तो मैं क्या करता हूं कि जो हमारी कोर प्रोग्रामिंग है वहां के मैं वेरिएबल्स हटाकर यहाँ पे ले आता हूं, चाहे मैं नया डिक्लेयर करूं चाहे मैं यहाँ पे ले आऊं, बात एक ही है, ठीक है ना। अब ये तो हो गए वेरिएबल हमने यहाँ पर डाल दिए, ठीक है। तो क्लास के अंदर मैं वेरिएबल लेके आ गया, तो क्या हो गया, अब मैं जब इस स्टूडेंट कैटेगरी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, देखो क्लास और ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ चलेंगे, ध्यान से समझना इस चीज को। मैंने एक कैटेगरी को बनाया अभी, लेकिन ये कैटेगरी इंप्लीमेंट कब होगी, जब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, तब ये कैटेगरी इंप्लीमेंट हुई, तब इसके ये तीनों वेरिएबल उस ऑब्जेक्ट के साथ में एसोसिएट होंगे, ठीक है ना। तो अब मैं इस चीज को समझना, ठीक है ना। अगर मैं स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या है समझना ध्यान से। मैं इसको एक बार शिफ्ट डिलीट कर रहा हूं। अब जब मेरे को इन तीनों प्रॉपर्टीज को किसी एक स्टूडेंट के लिए काम में लेना है, तो मेरे को उस स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले हम लिखते हैं क्लास, क्लास का नाम आ गया स्टूडेंट, और मान लो S1 नाम से मैं स्टूडेंट बना रहा हूं। तो S1 जो है ये यहाँ पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, क्या है, सर ऑब्जेक्ट। एक स्टूडेंट एक वेरिएबल तो नहीं बन गया सर क्लास में, अगर इसको डिफाइन हाँ इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। लेकिन अगर आप बोलोगे कि वेरिएबल है, तो वेरिएबल किस टाइप का है, ना तो इंटीजर है, ना फ्लोट है, ना एरे है, ये किस टाइप का वेरिएबल है, क्लास टाइप का वेरिएबल। किस टाइप का वेरिएबल है,
क्लास। क्लास टाइप का, ठीक है ना, समझ गए। ये यूजर डिफाइंड डेटा टाइप का कॉन्सेप्ट है। हमने पढ़ा था प्री डिफाइंड डेटा टाइप, डिराइव्ड डेटा टाइप और यूजर डिफाइंड। तो क्लास किस तरह की डेटा टाइप है? यूजर डिफाइंड। किसने बनाई? हमने खुद ने बनाई, प्रोग्रामर ने बनाई, इसीलिए इसको यूजर डिफाइंड बोलते हैं। क्योंकि प्रोग्रामिंग के लिए यूजर कौन है? हम हैं। प्रोग्रामर जो होते हैं वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए क्या होते हैं? यूजर होते हैं, इसीलिए इसको हम यूजर डिफाइंड बोलते हैं। अब हमारे यूजर कौन होंगे? जो हमारे इस प्रोग्राम को यूज करेंगे वो हमारे यूजर होंगे। समझ के बात को? तो मैंने आपको उस समय भी बताया था कि प्रोग्रामर और यूजर दोनों अलग अलग चीज होती है। तो जो जिसका यूजर होता है वो उसके लिए यूजर होता है। तो प्रोग्रामिंग के यूजर हम हैं, हम प्रोग्रामर हैं, हम प्रोग्राम बना रहे हैं, तो हम प्रोग्रामिंग की क्या हो? यूजर हुए। इसीलिए ये क्या बनी? यूजर डिफाइंड डेटा टाइप बनी। हमने हमारे लिए खुद के लिए डेटा टाइप बनाई है। ओके, समझ गए ना? ये सर। हाँ सर। अब देखो, अब जो ये जो चीज आई, ठीक है ना, तो इससे क्या होगा? आपका एक वेरिएबल आपने बनाया S1, तो क्या होगा? यहां पर आपका ब्लॉक बनेगा। क्या बनेगा? ठीक है, एक ही ब्लॉक बनेगा आपका। ठीक है, और इस ब्लॉक का नाम क्या होगा? S1। क्या नाम होगा? S1। ठीक है, इसकी पहला जो पार्ट है वो है रोल नंबर। इसको अलग तरह से समझते हैं अपन। देखो, ये हमारा ब्लॉक बना, ठीक है। इसके 3 पार्ट होंगे, एक होगा रोल नंबर, ठीक है ना, और एक होगा एस नेम और एक होगा परसेंटेज, ठीक है ना। तो इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं कि ये मान लो कि S1 नाम से कोई ऑब्जेक्ट बना। ओके, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? RNO, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा S नेम, ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा परसेंटेज। ठीक है, 3 वेरिएबल, तीनों वेरिएबल। तो मेमोरी में इस तरह से कोई ब्लॉक बनेगा। अब समझो कि पहले हमारा क्या होता? RNO एक अलग वेरिएबल था, एस नेम एक अलग वेरिएबल था और परसेंटेज एक अलग वेरिएबल था। लेकिन अब तीनों एक साथ आ गए, एक ही बंच में आ गए, एक ही ब्लॉक में आ गए। किसके? S1 के। तो ये फर्क होता है हमारे नॉर्मल डेटा टाइप में और यूजर डिफाइंड डेटा टाइप में। यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के थ्रू हम मल्टीपल टाइप के वेरिएबल, अब इनकी टाइप भी अलग अलग है। देखो, रोल नंबर इंटीजर टाइप का है, एस नेम कैरेक्टर टाइप का है, कैरेक्टर एरे टाइप का है, ठीक है ना, यानी कि स्ट्रिंग टाइप का है, और परसेंटेज जो है वो फ्लोट टाइप का है। अब अलग अलग तरह का डेटा है, उनको हमने एक ही साथ एक ही वेरिएबल के अंदर पैक कर दिया। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ठीक है ना। हमने ऑब्जेक्ट के थ्रू मल्टीपल टाइप के मल्टीपल वेरिएबल्स को एक साथ एसोसिएट कर दिया। तो इससे क्या होगा? इससे फायदा क्या है? फायदा ये है कि जब हम S1 का डेटा एक्सेस करेंगे तो किसी एक स्टूडेंट का डेटा एक्सेस कर रहे होंगे, ठीक है ना। इसी तरह से अगर मैं S1 के बाद में S2 बनाता हूं, S3 बनाता हूं, S4 बनाता हूं, S5 बनाता हूं, तो वेरिएबल तो हमने 5 ही बनाए। समझना, वेरिएबल तो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप के वेरिएबल कितने बने? 1 2 3 4 5, लेकिन एक एक वेरिएबल के अंदर हम 3 इंफॉर्मेशन को स्टोर करवा रहे हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन होगी, ये जो प्रॉपर्टीज हैं, ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए कॉमन है।
यानी कि S1 के अंदर भी हम रोल नंबर नेम और परसेंटेज रखेंगे, S2 के अंदर भी हम रोल नंबर नेम और परसेंटेज रखेंगे, S3 के अंदर भी रोल नंबर नेम और परसेंटेज रखेंगे। तो हमें ये तो पता हो गया कि भाई हर एक स्टूडेंट की 3 चीजें हैं, रोल नंबर नेम और परसेंटेज। अब स्टूडेंट कितने हैं वो किससे पता चलेगा? इन वेरिएबल से पता चलेगा कि S1, S2, S3, S4, S5 5 वेरिएबल हमने बनाए, तो कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर सकते हैं? बताओ। हेलो, 15 सर, 15। कितने स्टूडेंट की, कितनी नहीं, कितने स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन स्टोर कर सकते हैं? 5 5 स्टूडेंट की कर सकते हैं, ठीक है सर। ना? 5 स्टूडेंट की वैल्यूज सर को स्टोर। आपकी आवाज क्लियर नहीं आई। हेलो, हाँ सर, अब आ रही है। ठीक है ना? तो S1 में एक स्टूडेंट की कितनी इंफॉर्मेशन? रोल नंबर नेम और परसेंटेज। फिर S2 में सेकेंड स्टूडेंट की कितनी इंफॉर्मेशन? रोल नंबर नेम और परसेंटेज। इसी तरह से S3 में रोल नंबर नेम और परसेंटेज, S4 में रोल नंबर नेम और परसेंटेज, S5 में रोल नंबर नेम और परसेंटेज। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि 5 ऑब्जेक्ट के अंदर। यही है। हेलो, हेलो, हाँ सर। हाँ। तो 5 स्टूडेंट की वैल्यूज को अपन इंसर्ट करवा सकते हैं। लेकिन अभी देखो, हमने इनपुट आउटपुट का काम इसमें नहीं कर रखा है, ठीक है ना? हमने केवल वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। तो क्या होगा कि ये जो हमने S1, S2, S3, S4, S5 बनाए हैं, वो क्या होगा, ऐसे ऑब्जेक्ट आपके सामने बन जाएंगे। कैसे बन जाएंगे समझो ध्यान से कि, ठीक है ना, ये S1 बन गया, ठीक है, कंट्रोल C, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, कंट्रोल V, ठीक है ना? ये बन गया आपका S1, ठीक है। ये बन गया आपका S2, ये बन गया आपका S3, ये बन गया आपका S4, हेलो, हाँ सर। दिख रही है स्क्रीन? दिख रही है क्या? हाँ सर। ठीक है ना? तो इस तरह से आपके 5 ब्लॉक बनेंगे, S1, S2, S3, S4, S5। देखो, अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं करते तो ये वेरिएबल रोल नंबर ये अलग डिक्लेयर होता, इसका रोल नंबर अलग जगह डिक्लेयर होता है, इसका रोल नंबर अलग जगह होता है, इसका अलग जगह होता है, इसका अलग, इसका एस नेम अलग जगह होता है, इसका अलग होता है। तो आपके सारे वेरिएबल रैंडम डिक्लेयर होते हैं और मेमोरी में अलग अलग जगह होते हैं। तो फायदा और नुकसान क्या होता कि जब हम उन वेरिएबल में वैल्यू इनपुट और आउटपुट करते हैं तो आपके प्रोसेसर को ज्यादा टाइम लगता, ठीक है ना? आपके प्रोसेसर को ज्यादा टाइम, क्योंकि उसको पहले वेरिएबल ढूंढना पड़ता, फिर उसके अंदर इनपुट करता, आउटपुट करते वक्त भी उसको वेरिएबल ढूंढना पड़ता, फिर वहां से वैल्यू लाके आपके स्क्रीन पर शो करता। तो हमने क्या किया कि वेरिएबल्स का बंच बना दिया। तो कॉमन जो प्रॉपर्टीज थी, यानी कि जो हर एक ऑब्जेक्ट में रहेगी, यानी कि स्टूडेंट, अगर एक स्टूडेंट का रोल नंबर नेम और परसेंटेज है तो बाकी का भी क्या होगा, बाकी सारे स्टूडेंट में भी वही चीज होगी। तो हमने प्रॉपर्टीज को कॉमन कर दिया और स्टूडेंट को अलग अलग कर दिया। पहले हम क्या करते, प्रॉपर्टीज अलग अलग रख रहे थे, हर एक स्टूडेंट की प्रॉपर्टीज को ही अलग अलग रख रहे थे। लेकिन अब हमने क्या कर दिया, प्रॉपर्टीज जो डेटा उनका चाहिए था, जो वेरिएबल थे, उनको हमने कॉमन कर दिया सबके लिए और उनका ऑब्जेक्ट अलग अलग रख लिया। तो उनका रिप्रेजेंटेशन हमने अलग अलग कर दिया, बाकी प्रॉपर्टीज को कॉमन कर दिया। तो उनके रिप्रेजेंटेशन से हमें पता चल जाएगा कि हम S1 के लिए रोल नंबर नेम और परसेंटेज डाल रहे हैं या S2 के लिए डाल रहे हैं, ठीक है ना? क्योंकि उनका मेमोरी एलोकेशन अलग अलग हो गया। S1 ऑब्जेक्ट अलग है, S2 अलग है, S3 अलग है, S4 अलग है और S5 अलग है। ओके, हाँ सर। यहां तक समझ में आ गया है सबको? हाँ सर। ठीक है। अब इसके अंदर वैल्यू इनपुट कराने का काम, तो कोर प्रोग्रामिंग में तो हम क्या कर रहे थे, सीधा सी इन सी आउट करा रहे थे, सी आउट लिख रहे थे, ठीक है ना, एंटर रोल नंबर नेम और परसेंटेज। फिर उसके बाद में सी इन के अंदर कर रहे थे रोल नंबर, एस नेम और परसेंटेज।
फिर मान लो अगर ऐसे ही आपको मल्टीपल वेरिएबल्स में इनपुट करना है, तो आपने मान लो रोल नंबर 1 बनाया, एस नेम 1 बनाया, परसेंटेज 1 बनाया, तो एक बार परसेंटेज इसके लिए लगेगा, फिर सेकंड के लिए, फिर थर्ड के लिए, फिर 4 5 6, इस तरह से 50 बार आपको सी इन सी आउट करना पड़ेगा। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि क्लास के अंदर दो चीजें होती है, एक तो होता है मेंबर वेरिएबल, जो ये है इनको हम क्या बोलेंगे, मेंबर वेरिएबल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मेंबर वेरिएबल। मेंबर वेरिएबल कि स्टूडेंट के मेंबर कौन कौन से हैं, ये मेंबर वेरिएबल्स हैं कि स्टूडेंट के लिए हम क्या करेंगे, 3 तरह का डेटा, 3 तरह के मेंबर्स की, 3 तरह के वेरिएबल्स की इंफॉर्मेशन रखेंगे, रोल नंबर रखेंगे, एस नेम रखेंगे और परसेंटेज रखेंगे। इसके बाद आते हैं इसके अंदर मेंबर फंक्शन, ठीक है ना। मेंबर फंक्शन क्या करते हैं, इनको अपन प्रोसेसर्स भी बोलते हैं। मेंबर फंक्शन को प्रोसेसर्स भी बोला जाता है। क्यों क्यों बोला जाता है कि इनको डेटा मेंबर्स तो ये हो गए कि डेटा मेंबर्स यानी कि इन मेंबर्स के लिए डेटा अपन को चाहिए, और मेंबर फंक्शन क्या होंगे कि इनके अंदर डेटा को इनपुट और आउटपुट कराने का काम जो करेंगे उनको हम मेंबर फंक्शन बोलेंगे। तो मान लो यहाँ पे मैंने एक फंक्शन बनाया void in stu, ठीक है ना। तो ये मेंबर फंक्शन क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये क्लास के अंदर है। देखो क्लास की डेफिनेशन यहाँ खत्म हो रही है, ठीक है ना। यहाँ पे मैं कमेंट डाल देता हूं, एंड ऑफ क्लास, ठीक है ना। तो यहां से क्लास शुरू हो रही है और यहाँ पर क्लास खत्म हो रही है। तो क्योंकि ये क्लास के अंदर डिक्लेयर किया हुआ है, इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, मेंबर फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मेन फंक्शन। मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन, मेंबर फंक्शन। ठीक है। एंटर रोल नंबर, नेम, परसेंटेज, ठीक है ना। टाइम थोड़ा बचा है, मैं थोड़ा फास्ट कर रहा हूँ काम, देख लेना, ठीक है ना। सीन करा दिया मैंने, किसमें, RNO में, एस नेम में और परसेंटेज में, ठीक है ना। तो ये एक मेंबर फंक्शन बना। अब इसका काम क्या है, इसका काम डेटा इनपुट करना है। लेकिन क्योंकि जब हमें S1 के लिए डेटा इनपुट करवाना है, अब ध्यान रखना मेंबर फंक्शन कैसे काम आएगा। जब हमें S1 के डेटा इनपुट कराना है तो हम करेंगे S1 डॉट इन STU। जब हमें S1 में डेटा इनपुट कराना है तो S1 के लिए कॉल किया, जब हमें S2 के लिए कराना है तो S2 के लिए कॉल करेंगे। समझ में आ रही है बात? तो देखो मेंबर फंक्शन में हमने एक बार बनाया, लेकिन उसको हम मल्टीपल टाइम काम में ले रहे हैं, क्योंकि जब S1 से कॉल करेंगे तो वो S1 वाले ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा इनपुट करेगा। जब हम S2 के लिए कॉल करेंगे तो वो S2 वाले डेटा, S2 वाले ब्लॉक के अंदर डेटा डालेगा, तो S2 वाले सेकंड स्टूडेंट के लिए डेटा इनपुट करेगा। तो इस तरह से हम मेंबर फंक्शन को डिफाइन करते हैं, डेफिनेशन देते हैं, और इस तरह से हम उनको कॉल करवाते हैं। तो देखो पहले हम क्या है कि S1 S2 जो नॉर्मल फंक्शन था उसके अंदर हम ये डॉट, ये S1 S2 ऐसा कुछ नहीं लगाते थे, फंक्शन ऊपर बनाते और सीधा सीधा यहाँ पर कॉल करवा रहे थे। तो नॉर्मल फंक्शन जो होता है वो डायरेक्ट कॉल होता है। लेकिन अगर कोई मेंबर फंक्शन आपने बनाया है तो उसको उसके ऑब्जेक्ट से, उस क्लास के उस स्ट्रक्चर के ऑब्जेक्ट से डॉट ऑपरेटर के साथ में हम उस फंक्शन को कॉल कराएंगे। तो डॉट जो ऑपरेटर होता है इसको हम मेंबरशिप ऑपरेटर भी बोलते हैं। सुनाई दे रहा है? क्या बोलते हैं सर? मेंबरशिप ऑपरेटर, डॉट को हम मेंबरशिप ऑपरेटर बोलते हैं, ठीक है ना। 1 मिनट का और टाइम लेंगे क्योंकि टाइम भी बहुत वेस्ट चल रहा है। अब इसको अगर हमें अभी F9 करूं तो 6 एरर आ रही है। देखो ध्यान से क्या आ रहा है, अनेबल टू ओपन इंक्लूड फाइल iostream.h, iostream iostream.h, ठीक है। उसके बाद ये टू मेनी टाइप ऑफ डिक्लेरेशन बता रहा है, void main, अच्छा ठीक है। अब क्या है कि क्लास को आपको एंड करते वक्त सेमीकोलन भी लगाना होता है, ये चीज ध्यान रखना। क्लास जहां एंड हो रही वहां पर सेमीकोलन लगाना है। 2 स्टूडेंट STU नॉट एक्सेसिबल, ये मेन चीज है, ध्यान से समझना। हमने क्लास के वेरिएबल बना दिए, क्लास का फंक्शन भी बना दिया, क्लास का वेरिएबल और क्लास का फंक्शन बना दिया है,
लेकिन अभी ये इस क्लास के बाहर एक्सेसिबल नहीं है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट क्लास का हर एक पार्ट यहां से लगाकर यहां तक क्लास का पार्ट प्राइवेट माना जाता है। अब प्राइवेट पब्लिक प्रोटेक्टेड क्या होता है अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। अभी हाल फिलहाल अगर मेरे को इन एसटीयू को कॉल करवाना है, इन एसटीयू को एक्सेस करना है, तो मेरे को यहाँ पे लिखना पड़ेगा पब्लिक। क्यों लिखना पड़ता है ये अपन आगे वाली क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। इसको लिखने से क्या हो जाएगा, हमारा ये सॉल्यूशन हो गया, जीरो एरर आ गई, ठीक है। F2 से मैंने इसको सेव किया, कंट्रोल F9 से मैंने इसको एग्जीक्यूट किया। एंटर रोल नंबर, नेम एंड परसेंटेज, मैंने डाला रोल नंबर मान लो कि 1, परसेंटेज डाल दिया मैंने 55, फिर सेकंड का पूछ रहा है देखो 2, ठीक है ना। इस तरह से हमने 2 बार कॉल कराया, उसने 2 स्टूडेंट के लिए। इसी तरह से आप S3, S4, S5 के लिए कॉल कराओगे तो ये 5 स्टूडेंट के लिए इनपुट ले लेगा। समझ में आ गया है यहाँ तक, ठीक है सर। ठीक है ना। हाँ सर। देखो अगर बीच में कहीं डिस्टरबेंस हुआ तो मैं इसका अभी वीडियो अपलोड कर दूंगा, तो उसको एक बार और देख लेना आप, ठीक है ना। ठीक है सर। एंड करें, हाँ सर। ओके। हाँ